उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आपसे मुलाकात का दिन है रविवार। हम तो समय पर आ पहुंचे हैं। अब आधे घंटे के इस सफर में आप भी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए चले पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं असम में बिहू उत्सव की धूम। प्रधानमंत्री शामिल हुए। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नलबाड़ी, कोकराझार और नागांव में 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से पूर्वोत्तर के सीमावर्ती गांव जाने का आग्रह करते हुए कहा कि देशवासी आपस में एक दूसरे की संस्कृति और भाषा समझें। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के विभिन्न कदमों का स्वागत किया। गृह मंत्री ने असम सहित समूचे पूर्वोत्तर में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का केंद्र का संकल्प दोहराया और बड़ी परियोजनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। त्रिपुरा में अगरतला अखौरा रेल परियोजना का निरीक्षण। मिजोरम पीएम टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय अभियान में शामिल। सिक्किम में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी में राज्य के पहले 30 बिस्तरों वाले सोवा रिगपा अस्पताल की आधारशिला। बिहू उत्सव की धूम है। समूचा असम बिहू के रंग में उल्लास के साथ झूम रहा है। तो आज हम सबसे पहले अवश्य ये चर्चा करेंगे कि गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने बिहू उत्सव में भाग लेकर असम के लोगों का उत्साह बढ़ाया। सोरोसोजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को उन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने जहां 11,000 से ज्यादा नर्तकों ने मनमोहक प्रस्तुति से न केवल स्टेडियम में उपस्थित लोगों बल्कि देश भर में ये कार्यक्रम देख रहे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। असम की यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। नलबाड़ी, कोकराझार और नागांव में 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किए गए। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। इनमें से अभी अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को संघर्ष मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से पूर्वोत्तर में शांति बनी हुई है। इस सप्ताह के आरंभ में असम का दौरा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि समूचा पूर्वोत्तर शांति, स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास को बहुत अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से 1,76,000 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी संख्या में संपर्क परियोजनाएं चल रही हैं जो 2025 तक पूरी हो जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। असम के डिब्रूगढ़ में गृह मंत्री ने कहा कि असम में 70% क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा हटा दिया गया है। कई उग्रवादी गुटों ने राज्य में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सप्ताह के आरंभ में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अगरतला अखौरा नई रेल लिंक परियोजना का निरीक्षण किया। इस रेल लाइन पर जल्दी ही निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन से परिचालन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक
त्रिपुरा के मंत्री सुशांत चौधरी और परियोजना को लागू करने वाली कंपनी इरकॉन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री रेड्डी ने बताया कि इस रेल लिंक परियोजना से भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और इस रेल लिंक परियोजना से दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने पिछले 8.5 साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगरतला में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि सरकार पूर्वोत्तर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर में रेल परियोजनाओं पर लगभग 78 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर देश के विकास क्षेत्र के रूप में उभरेगा। श्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार के मंत्री चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई पहलों की सराहना की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में 9 लघु पनबिजली परियोजनाओं सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कई योजनाओं की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों, विशेषकर युवाओं से सीमावर्ती गांवों का भ्रमण करने का आग्रह किया है। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश के युवा विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे और स्थानीय लोगों के आतिथ्य को जानने का भी उन्हें अवसर मिलेगा। और आइए अब सिक्किम चलें। सिक्किम ने हाल ही में गैंगटॉक के देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में राज्य के पहले 30 बिस्तर वाले सोवा रिंगपा अस्पताल की आधारशिला रखते हुए पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोवा रिंगपा, जिसे आमतौर पर तिब्बती चिकित्सा की प्रणाली के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा परंपराओं में से भी एक है। ये मुख्य रूप से सिक्किम सहित हिमालय क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। सिक्किम के राज्यपाल और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंत्री सोनम लामा की उपस्थिति में गैंगटॉक में सोवा रिंगपा अस्पताल की आधारशिला रखी। राज्यपाल ने चिकित्सा की सोवा रिंगपा पारंपरिक प्रणाली और चिकित्सा की प्राचीन कलाओं के भंडार की सराहना की। नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्राचीन कला, दर्शन, भाषाओं और संस्कृति को बनाए रखने और संरक्षित करने के महत्व के बारे में भी बात की। श्री आचार्य ने सिक्किम में पारंपरिक कला और संस्कृति के संरक्षण में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी की भूमिका का उल्लेख किया। मंत्री सोनम लामा ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग का संदेश दिया, जिन्होंने अस्पताल परियोजना के विकास की प्रशंसा की। सोवा रिंगपा कॉलेज से स्नातक हुए छात्र जो पहले से ही गैंगटॉक में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में काम कर रहे हैं, अब वे सोवा रिंगपा अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ये अस्पताल राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा निर्देशों का पालन करेगा और योग, फिजियोथेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और एक ऑपरेशन थिएटर सहित सारी सुविधाएं एक ही जगह प्रदान करेगा। The hospital will comply with guidelines of the National Ayush Mission and will also offer space for yoga, physiotherapy, panchakarma therapy, naturopathy and an operation theatre. With Saikit Sarkar, this is Tashyong Mobutia for AIR News Sikkim. और अब बात मिजोरम की।
पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया पीएम टीबी मुक्त अभियान देश से तपेदिक उन्मूलन के लिए प्रकाश की एक नई किरण लेकर आया है। इस पेशेंट सेंट्रिक राष्ट्रीय पहल का सबसे उत्साहवर्धक पक्ष ये है कि टीबी के अधिकांश नोटिफाइड मरीजों ने निक्षय 2.0 के तहत सहायता लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है, साथ ही इसका इलाज भी कारगर है। मिजोरम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अभियान में शामिल हो गया है और इस अभियान ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश के कई नागरिकों ने भी आगे आकर तपेदिक रोग से पीड़ित मरीजों को पोषाहार देकर सहयोग किया है। विशेष रूप से ऐसे दानदाताओं को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र कहा जाता है। मिजोरम ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में धीरे धीरे सुधार दर्ज किया। सुधार को उपचार की सफलता दर और अन्य संबंधित संकेतकों के आधार पर देखा गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तपेदिक के कुल मामलों की संख्या अब 2000 से अधिक है और सफलता दर वर्तमान में 2022 के आंकड़ों के अनुसार 87% है। पिछले कुछ महीनों में अभियान शुरू होने के बाद 72 दानदाताओं ने खुद को निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत कराया। वे रोगियों को पोषण भोजन टोकरी प्रदान करने के लिए राज्य के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को प्रति माह 650 रुपए दान कर रहे हैं। कई लोग दानकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। राज्यपाल हरिबाबू कंबनपति ने भी एक दाता के रूप में अपना पंजीकरण कराया और वे हर महीने 20 टीबी रोगियों को सहयोग कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आर ललथंगलियाना ने भी 10 मरीजों के खाने की टोकरी का खर्चा उठाया है। दानदाताओं की सूची में कई अधिकारी और आम नागरिक हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने सभी निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। राज्यपाल कंबमपति ने स्वास्थ्य मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों और व्यक्तिगत दानदाताओं को टीबी रोगियों को उनके पोषण संबंधी समर्थन में उदारता के लिए धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि निर्धारित समय में राज्य को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि यदि राज्य इस लक्ष्य को हासिल करता है तो राज्य की सकारात्मक छवि बनाने में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2024 तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। India is committed to eradicate TB by 2024. This is Irene from Aizawl. और आइए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति ने बीते सप्ताह मोपिन उत्सव बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। मोपिन या मुपिन भी कहा जाता है इसे। ये महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति, विशेष रूप से जो पूर्वी सियांग और पश्चिमी सियांग जिलों में रहती हैं, उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। ये लुमी और लुकी के गेलो महीनों में आयोजित कटाई के मौसम का उत्सव है, यानी ये मार्च अप्रैल में आता है और गेलो जनजाति के लिए नए साल की तरह ही होता है। गेलो जनजाति डोनी पोलो नामक एक जीव धर्म का पालन करती है। उत्सव की तैयारी की शुरुआत वैसे तो 2 अप्रैल से हो जाती है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन 7-8 अप्रैल के आसपास धान के खेत का दौरा करने के बाद ही इसका समापन होता है और इसे रीगा के नाम से जाना जाता है। गांवों में तो ये उत्सव 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। माना जाता है कि मोपिन महोत्सव सभी घरों और पूरे समुदाय के लिए धन और समृद्धि लाता है। मोपिन त्योहार मनाने से जुड़े अनुष्ठान बुरी छाया को दूर भगाते हैं और सभी मानव जाति के लिए आशीर्वाद, शांति और समृद्धि लाते हैं। त्योहार के दौरान पूजा की जाने वाली मुख्य देवी को मोपिन अने यानी माँ मोपिन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो सुख समृद्धि लाती हैं। त्योहार के लिए अपने बेहतरीन सफेद पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। अपुंग और पोका नाम के स्थानीय पेय
जो चावल से तैयार हैं और राज्य में बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें बांस के प्याले में वितरित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं जो मुख्य रूप से चावल से बने होते हैं और इसमें लोग एक दूसरे के चेहरे पे चावल के आटे का सफेद लेप लगाते हैं और मोपिन की शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि लोगों का मुख्य भोजन चावल है तो इसे एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है जो सामाजिक एकता, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। इस अवसर पर पंपी नाम के एक स्थानीय पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। और अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड त्योहारों की ऐसी भूमि है जहां वर्ष भर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और कुछ त्योहार नागालैंड के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज शाम हम आपको नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक आओलिंग उत्सव के बारे में बताते हैं, जो कोन्याक नागा जनजातियों का वसंत उत्सव है। आओलिंग उत्सव नागालैंड में कोन्याक जनजाति का ऐसा मुख्य त्योहार है जो हर वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, क्योंकि ये वही समय होता है जब खेतों में नए बीज बोए जाते हैं। आओलिंग समारोह वसंत के मौसम के बाद एक तरह से नए साल की शुरुआत का स्वागत भी है, क्योंकि इस अवसर पर भरपूर फसल मिले ऐसी प्रार्थना की जाती है। आओलिंग इस वर्ष 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक मनाया गया और ये वर्ष का ये समय आने वाले त्योहार के लिए मिलकर नए जोश को साझा करने और आगे बढ़ने का त्योहार है। These festivals also showcase the rich cultural heritage with indigenous dance, songs and games combined with the modern music talents of the Konyak tribes. This is Asunyo from AIR News, Kohima. मेघालय में सोमवार को 3 दिवसीय शाद-सुक म्यनसिम उत्सव का समापन हुआ। इस वर्ष इस उत्सव में 724 महिला और 727 पुरुषों सहित कुल 1451 नर्तकों ने भाग लिया। त्योहार अपने आप में खासी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने और संस्कृति को याद करने का एक तरीका है। इसे थैंक्स गिविंग डांस भी कहा जाता है। Thanks giving dance to give thanks to God Almighty for all the blessings that He has showered us in the years gone by, and to also take His blessings, invoke His blessings to give us good year. ये त्योहार कोन्याक जनजातियों की आधुनिक संगीत प्रतिभाओं के साथ साथ स्वदेशी नृत्य, गीत और खेल के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे उत्सवों से युवा लोग अपनी संस्कृति को जानते, समझते और उसे अपनाते हैं। The objective of this festival was to bring together the Khasi folks from the 4 corners of the Khasi and Jain Hills in one gathering once a year to enjoy togetherness. This is Lamfang Namsung from AIR News Shillong. देश में बहुत से लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए लंबे समय से अपने अथक काम के लिए समर्पित हैं। ऐसी ही एक महिला है मिजोरम की केवी रुनरिमसांगी। उन्होंने मिजोरम की कला और संस्कृति के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने से कई वर्ष पहले से इस गायिका ने गायन और नृत्य को अपने शौक के रूप में लिया। लोगों ने जब उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी संगीत में और रुचि बढ़ती गई। छोटी सी उम्र में चर्च के कार्यक्रमों और विवाह समारोहों में वे मिजो गीत गाने लगी। धीरे धीरे लोग उनके प्रदर्शन की सराहना करने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पिछले 3 दशकों से श्रीमती रुनरिमसांगी मिजो लोगों के लिए लोकगीत और जनजातीय संगीत के क्षेत्र में काम कर रही हैं।
संगीत की मीजो विरासत के संरक्षण में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आकाशवाणी ने उनके साथ बातचीत की। हम उसी के कुछ खास पल आपको सुनवा रहे हैं। आपका स्वागत है और आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद भी। पद्मश्री पुरस्कार से पहले आपको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? Thanks so much for the interview. I am really happy that I am selected to receive the Padma Shri Award this year. And before the Padma Shri Award, which other recognition had? To mention a few, I have been awarded Late Best Female Artist and Sangeet Natak Academy National Award and many more. आपने किस उम्र में संगीत का अभ्यास करना शुरू किया और कब से आप लोकगीतों के प्रति समर्पित हुए? I started singing before public when I was only 5 years old. I continue singing every year till today. I sing devotional song also while I am mainly concentrating on folk songs. क्या आपने मीजो लोक संगीत में किसी से कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी लिया? Actually, I enrolled myself as a trainee under Institute of Music and Fine Arts, Government of Mizoram. This is perhaps the only formal training I underwent during my singing career. Soon after I passed the training course, I am appointed an instructress under the same institute where I am working till now. आप आकाशवाणी से बी ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़ी हैं। इस अवधि और ऑल इंडिया रेडियो में अपने प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहेंगी आप? In the month of August 1986, I had voice audition at All India Radio. Then I was selected for All India Radio Artist B grade. When 1992, I was upgraded to B high grade artist. I have recorded around 50 to 60 numbers of songs, including traditional songs, gospel, patriotic songs and folk songs. My music genre are of traditional style, country and pop style. The numbers of songs I had recorded at All India Radio were gospel songs around 20, patriotic songs 15, traditional including folk songs 20. Besides, I have composed more than 10 songs. These songs were included in my recorded at All India Radio and my cassette album. Till today, many people have listened these records. क्या आप किसी अन्य कला और संस्कृति में भी शामिल हैं? Fortunately, this year also I was also included to perform on stage at the Chapchar celebration on 3rd March 2023 during the presence of all the G20 delegates coming from outside India. माना जाता है कि आपने मीजो लोकगीतों को बदल दिया है, यानी जो पुराने मीजो गीत थे उन्हें एक नए आकार और नया स्वरूप दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? I don't know whether I brought transformation or not in the Mizo folk songs during my singing career. Mizo folk songs are valuable. We need to preserve, propagate and develop them. I tried my level best to accomplish this project. मीजो लोकगीतों के बारे में जो आदर्श या जुनून आपने दिखाया, जिस तरह से आपने काम किया, आप मानते हैं कि सफलता मिली और अभी क्या काम अधूरे हैं, किन सपनों को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, साथ में भविष्य की क्या योजनाएं हैं? I don't have any separate dream or idea to accomplish other than my usual program and responsibilities to teach and to perform on Mizo folk songs and folk performing arts. It is good that every Mizo youth should be aware of the beauty of folk songs and folk dances. I am trying to my best to fulfill these programs. आकाशवाणी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।